एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया है और मुसलसल ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं जो कि यकीनी तौर पर खित्ते की सूरत हाल मुसलसल कशीदा होने की तरफ निशानदही कर रही हैं। अमेरिका इसराइल की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, पहले तो वो सिर्फ ईरान की जो जौहरी तनसीबात है, जो उनका अस्फहान शहर है, जो तेहरान उनका दारुल हुकूमत है, वहाँ तक महदूद थे, या फिर जो उनके सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनकी रिहाइशगाह के करीब भी हमला किया गया। लेकिन अब ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि ईरान के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर लड़कियों के जो स्कूल हैं उन पर भी धमाके, उस पर भी हमले किए गए हैं और तकरीबन 50 के करीब अभी तक जो इतलात मौजूद हैं हमारे पास, अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं, अभी तक 50 के करीब बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो शहीद हो चुकी हैं। ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे जो पीस बोर्ड है उसकी क्या हैसियत है, क्योंकि उसमें 8 जो खलीजी ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, वो भी शामिल हैं। तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद उसामा गाजी हैं, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं, आपको सर खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे जी ऑनलाइन डॉक्टर हसन जफ़र साहब जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद उसामा गाजी, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि अभी जो 51 अफराद अभी तक हलाक हो चुके हैं इस जंग के नतीजे में, ये मामला फैल रहा है, पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ रहा है। मिडल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं जो हालात अभी हैं उन पर हम ज़रूर बात करेंगे। थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। इसमें एक तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल जाना, नेतन्याहू से मुलाकात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अहम है। देखिए, हमें आपको नहीं पता होगा, ये नज़र ज़रूर आ रहा था कि अमेरिका ने बहरी बेड़े वहाँ पर भेजे हैं और अटैक हो सकता है, लेकिन इसकी टाइमिंग और फिर नरेंद्र मोदी का इस वक्त वहां जाना, नरेंद्र मोदी को भी आइडिया होगा कि कुछ ना कुछ ये होने वाला है ऐसे हालात में, जबकि उनकी पुरानी बड़ी दोस्ती रही है ईरान में। चाबहार बंदरगाह एक वक्त में उन्होंने डेवलप करनी थी, सारा कंट्रोल भारत के पास होना था, लेकिन जब पहले ये जंग हुई है इसराइल और ईरान के दरमियान, उसमें पता चला कि इनके इंटेलिजेंस के फेलियर ईरान के नजर आए। असल में उसमें भारत का भी हाथ था। उनके एजेंट मुसाद के एजेंट बने हुए थे, रॉ के एजेंट, मुसाद के एजेंट। आपको याद होगा कि ईरान के रास्ते जिस तरह से कुलभूषण यादव यहाँ पर आया, यहाँ तक पहुंचा, तो ये सब कुछ हो रहा था। अब आप देखिए, वही मोदी इसराइल पहुंचता है। थोड़ा सा मैं इससे आपको और पीछे ले जाऊंगा। तालिबान की तरफ से उनके वजीर खारजा जाते हैं और भारत पहुंचते हैं। उसके बाद से उनकी भारत के साथ मुसलसल एंगेजमेंट, भाईचारा नजर आ रहा है, भाई भाई कह रहे हैं एक दूसरे को, बिल्कुल। और उसके बाद आप ये नोट कीजिए कि ईरान पर हमले की टाइमिंग देखें, उससे पहले तकरीबन 24 घंटे पहले, आप एक तरह से कह लें, तालिबान, हाँ जी, जो उनकी रजीम है वो पाकिस्तान पर हमला करती है। पूरे खित्ते को किस तरह से लपेट में लाया जा रहा है कि ईरान पर हमले से पहले पाकिस्तान पर हमला करवा दिया। वो आप मोदी और इसराइल को देख लें, और फिर वहां से तालिबान के तर्जुमान का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनसे बार बार पूछा गया कि इसराइल के बारे में आप कहेंगे कि हमें तो कोई मसला नहीं है, हमें तो कोई मसला नहीं है, हमारे साथ उनका कुछ नहीं। ना वो कश्मीर की बात करेंगे, ना वो फिलिस्तीन के मजलूमों की बात करेंगे। आप ये नोट कीजिए, असल में अब वो भी एक हार्ड गन बन चुके हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान को यहाँ एंगेज करके उसके बाद देखिए ईरान पर हमला हो जाता है, और ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, खौफनाक है। इससे पहले ईरान में रजीम चेंज की भरपूर कोशिश की गई, आपने देखा हंगामे फूट पड़े, बहुत कुछ हुआ, और ढकी छुपी बात नहीं है। बाकायदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके हक में बयान दिए, यहां तक कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं, अगर इनको कोई सजा दी, कोई फांसी दी, जिनमें सैकड़ों थे और कुछ तादाद हजारों में थी, कहीं ये भी बताया जाता है, तो हम अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे। भाई इतनी बड़ी बात कि आप किसी मुल्क पर ही हमला कर देंगे, तो उससे आप देखिए कि 3 इस वक्त मकासद जो ईरान के खिलाफ चाह रहे हैं, अमेरिका और इसराइल, वो 3 है। पहला उनका यह है कि किसी तरह से न्यूक्लियर इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको खत्म किया जाए जी। दूसरा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी इनकी हमने खत्म कर। तीसरा है रजीम चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक, रजीम चेंज की वो कोशिश कर चुके हैं। अभी भी आप देखें कि इस्राएली हुकाम कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को टारगेट किया है, उनके सदर को भी टारगेट किया है, अभी उनके आर्मी के कमांडर को भी इन्होंने शहीद किया है, और एक उनके टॉप साइंसदान को भी इन्होंने शहीद किया। अभी आप बच्चियों के जिस तरह जिक्र कर रही थी, जंग में देखिए ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है वो ये नहीं है कि B-52 बॉम्बर का वो मुकाबला कर लेंगे, या उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जैसा होगा, नहीं, उनके पास रेजिलियंस है, उनके पास लड़ने का जज्बा है, उनके पास मिसाइल है, कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनके पास वो नहीं आगे को मार देगा। और वो कहते भी ये है कि हमने पीसफुल पर्पस के लिए बनानी है, उस पर नेगोशिएट करने को तैयार भी थे, कौम की तरह, हाँ जी, यकजा होकर, मुत्तहिद होकर। वो एक बात मैं आपको ये बात बता दूं कि वो पत्थर पर लकीर आप समझ लें, और सबसे अच्छी प्रेडिक्शन पेशगोई वो होती है जो तारीख पर मबनी हो। तारीख ये बताती है कि ईरान पर आप कब्जा नहीं कर सकते, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड। अमेरिका, इसराइल कभी भी, आप मेरी बात नोट कर लें, मैं दावे से कह रहा हूं, कभी भी अपने फौजी ईरान में नहीं उतारेंगे, कभी भी नहीं उतारेंगे, जो भी हो जाए। वो इसी तरह से अटैक करते रहेंगे, उनकी ख्वाहिश ही होगी किस तरह रजीम चेंज हो जाए। रजीम चेंज नहीं होने वाला, ये नहीं होगा। ये जंग बड़ी खौफनाक हो सकती है, कुछ अर्सा जारी रह सकती है, लेकिन आखिर में फिर टेबल पर आना होगा, क्योंकि जब तक रजीम चेंज नहीं होगा,
वो हो नहीं सकता। जब तक वो नहीं होगा तो आप अभी मिसाइल गिरा देंगे, आप अभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पहले भी यही कहा था ना, हमने अपने मकसद हासिल कर लिए, हमने बमबारी कर दी, बस ठीक है, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की खत्म हो गई है, फिर दोबारा क्यों आए? न्यूक्लियर पर वो मुज़ाकरात करने को तैयार थे, किस पर? मिसाइल पर नहीं। उसकी वजह यह है कि ईरान समझता है कि जैसे हमने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी खत्म कर दी तो हम तो फलस्तीन होंगे कि आकर बमबारी करो, मारो, हमारे पास कुछ भी नहीं है जवाब देने के लिए। तो अभी अगर आप देखें तो अगर जवाब दे रहे हैं जो खित्ते में सारी, अब आप देखें ये चीज फैल गई है, तो ईरान भी अपने स्टेक्स बढ़ा रहा है इस तरह से कि अगर आप हम पर इस तरह से हमला कर रहे हैं तो अमेरिका तक अगर नहीं हम पहुंच रहे। और ट्रंप भी प्रेशर में थे, उन्होंने अपने वहां पर खिताब में कहा कि वो ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं जो अमेरिका तक पहुंच जाएगी, ये उन्होंने डराया कि इसलिए हमें वही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। तो अभी बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, खतरनाक सूरत हाल है। अल्लाह करे कि हालात बहुत जल्दी सुधर जाएं, लेकिन अमेरिका इतनी ज्यादा फोर्सेस यहां पर ले जा चुका है कि वो उसको टेबल पर कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कुछ ना कुछ, अभी ये सब कुछ करके, और रजीम चेंज वो हासिल नहीं कर सकेगा। मुझे लगता है न्यूक्लियर प्रोग्राम में शायद कुछ मिल सकता है कि जी आप कंट्रोल में देख ले, हमें वो कहते हैं कि हम हराम समझते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब हम बनाएं, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए वो तैयार है, मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत अपना पीछे नहीं करेंगे। डॉक्टर हसन जफर साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिस तरह से इसराइल अमेरिका की जानिब से अब ईरान के जो शहरी इलाके हैं, जो वहां पर बच्चों के स्कूल हैं, लड़कियों के स्कूल पर हमला किया गया है, 50 शहादतें वहां से पता चल रहा है कि 50 के करीब स्टूडेंट वहां पर, ये तो इब्तदाई मालूमात है। सर मामला खराब कशीदगी की तरफ मजीद जा रहा है। ये जंग अब आसानी से खत्म नहीं होती नजर आ रही। अल अरबिया पे रशिया का उनकी स्टेटमेंट है रशिया की तरफ से कि अगले 10 घंटे में थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है। अल्लाह खैर। अब वो जनरल डैन केन का बयान जरा ध्यान में लाइए। उन्होंने कहा कि हमारे पास 7 दिन का हैवी बमबारी का एम्यूनेशन मौजूद है। एम्यूनेशन इनका कंज्यूम हुआ है यूक्रेन वॉर में भी बहुत हैवी, वहां भी एक कमिटमेंट है, यहाँ पे भी एक कमिटमेंट है। इनकी कोशिश ये होगी कि अगले 7 दिन के अंदर काम निपटा के चले जाएं यहाँ से, जो भी इनके टारगेट्स हैं। ईरान की कोशिश ये होगी कि इस जंग को लंबा खींचा जाए। अब आप देखें ना, पहला राउंड इन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे क्यों खेला, फर्स्ट स्ट्राइक इन्होंने इसराइल पे क्यों नहीं की, वहां पे रिस्पांस दिया इन्होंने यूएई में, कतर में, जी एयर बेसिस पे, बहरीन में, कुवैत में एटसेट्रा। और वहां पे कह रहे हैं कि हमने इनकी जो मिसाइल की बैटरी है वो तोड़ दी है, जो बहरीन में थी, जो रडार था। तो अब उसको, जो इनके इमीडिएट अड्डे थे, जो इनके करीब थे, इन्होंने वहां पे अटैक किया ताकि वहां से ऑपरेशंस ना हो सके, ऑपरेशंस डिस्टेंस से रहें। जब ऑपरेशंस डिस्टेंस से होंगे तो उसमें परेशानी होगी। एक तकरीबन 2100 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है जनरल फोर्ट हाइफा पे, दूसरा इनका 1400 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है यहाँ पे ओशन में, ईरान वाली साइड पे, अब्राहम लिंकन। तो अब उनके ऑपरेशन है, एयर रिफ्यूलिंग चाहिए उनको, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है मामला। अब ये इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, और मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि ईरान वंस इट स्टार्टेड तो अब इसको ये स्ट्रेच करेंगे, ये इसको लंबा लेके जाएंगे ताकि ये इसके अंदर आए और मजबूर हो अमेरिका किसी तरह बूट्स ऑन ग्राउंड करने पे, क्योंकि वहां पे असल खेल शुरू होगा। सो आई डोंट सी इट एंडिंग एनी टाइम सून, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी। ठीक, डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। उसामा काजी, आपने सुना कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये अब चीज़ें लंबी चलेंगी, और जैसा वो हवाला दे रहे हैं कि रशिया की जानिब से भी ये कहा गया है कि ये आने वाले जो 10 घंटे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कोई तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा किया गया है। पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, लास्ट टाइम जिस तरह पाकिस्तान ने बहुत तरीके से बैलेंस रखा था, अभी आप देखें कि इसहाक डार साहब से भी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, और इससे पहले भी जब ईरान पर हमला हुआ था तो उस वक्त भी ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ठीक, तो जाहिर है कि पाकिस्तान बैलेंस रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा तो ख्वाहिश ईरान के हवाले से अमेरिका की होगी कि जी इस तरह पाकिस्तान की सपोर्ट मिल जाए, पाकिस्तान की बेसिस मिल जाए, यहाँ पर हम आके तो बड़ा ही आसान हो जाएगा, फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन में है। एक जानिब ईरान है, बड़ा मजबूत हमारा पार्टनर है, वो हमसाया है,
दूसरी जानिब आजकल अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के डिप्लोमेसी अच्छी चल रही है, तो हम तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन में पड़े हुए हैं, लेकिन नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मजम्मत कर दी है कि ईरान पर जो बिला जवाज़ हमले किए गए हैं अमेरिका इसराइल की जानिब से, ये नहीं होने चाहिए। देखिए, एक तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, तारीख में हमारे बहुत आइडियल बेशक ताल्लुकात ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं मसाइल आए हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, लेकिन जाहिर है कि ईरान के साथ हमारी कशीदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम ये जो आप कह रही हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल है, प्रेशर आए होंगे कि जी कुछ करें कुछ करें, जाहिर है कि हमने उस तरह साथ नहीं दिया, और इसलिए आप देख रहे हैं कि चाहे कतर है, यूएई है, कुवैत है, दीगर ममालिक वहाँ से जहाँ पर उनकी बेसिस है वहाँ से अटैक हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान फर्स्ट, हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त रीजन में ईरान के साथ जुड़ा हुआ है, बैलेंस के साथ जुड़ा हुआ है, चीन के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन रखते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी भी है कि हम उन ममालिक में शामिल हैं जो इस जंग को रुकवाने में भी किरदार अदा कर सकते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी ये शायद वक्त ना आया हो, कोशिशें भी होंगी कि जी किसी तरह से बात कर ली जाए। तो अमेरिका ने दिखाना है कि जी हम सुपर पावर हैं, इसराइल का उन पर प्रेशर था कि पिछली दफा ऐसा क्या रह गया था कि वो नहीं हो सका। तो ये अल्लाह करे कि जिस तरह हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो फरमा रहे हैं कि जंग का कोई पता नहीं होता, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन खदशात तो हमेशा होते हैं कि जी जंग ना चढ़ जाए, क्योंकि इसमें अगर चीन या रूस बीच में आते हैं तो फिर मामला खराब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता वो बराह रास्त आएंगे, सपोर्ट उनकी हो सकती है, फिर किस हद तक अमेरिका जाएगा उसके खिलाफ, तो मुझे लगता है कि शायद इस हद तक तो ना जाया जाए, और अल्लाह करे कि मेरी खुशफहमी कह लें कि चीज़ों को उससे पहले कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन फौरी तौर पर मुझे चीज़ें रुकते नहीं नजर आ रही, और अभी तो एस्केलेशन ज़्यादा होगी। जिस तरह ईरान ने अटैक किया है इसराइल पर, और मुझे लगता है कि अभी समंदर में मजीद शायद अमेरिका के जितने जहाज़ हैं उनको निशाना बनाने की मजीद ईरान कोशिश करेगा, और अभी इनके ऊपर भी अटैक ज़्यादा होंगे, और उसके बाद जाकर शायद किसी जगह पर जाकर फिर दोबारा मेज़ पर बैठा जाए, टेबल पर बैठ जाए और हालात को कुछ बेहतर किया जाए। लेकिन फौरी तौर पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना असला लिजाया जा चुका है अमेरिका की तरफ से, वो अब चाहेगा कि पहले से ज़्यादा हम बमबारी कर दें, उससे ज़्यादा कम से कम जाकर देखें, और पहले जो नहीं हम हासिल कर सके अब हम हासिल कर पाएँ। ठीक, डॉक्टर हसन सफ़र साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि पीस बोर्ड एक बना जिसमें 8 ममालिक शामिल, सर उनका क्या किरदार रहेगा? क्योंकि पीस बोर्ड नाम से ही जाहिर है कि अमन कायम करना है, ख़ित्ते में इस्तेहकाम लाना है। सर क्या मामला बनेगा, उस पीस बोर्ड का क्या किरदार रहेगा इस सिचुएशन में? मुझे नहीं पता क्या किरदार होगा उनका इसमें, इसलिए कि उसका तो मैंडेट ही डिफरेंट है। वो तो गजा में रीबिल्ड करने के लिए, अमन लाने के लिए था, उसका तो ईरान के वॉर के साथ कोई उसका ताल्लुक नहीं है, कोई मैंडेट ही नहीं है उसके पास तो ऐसा। और गजा के अंदर तो बात की बात है, अब जो नई कहानी स्टार्ट हो गई है, पहले तो इसको निपटेंगे तो फिर उधर जाएंगे। वहां पे अमन लाना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब तो आई डोंट नो कि अब क्या होगा। मेरा ख्याल है कि वो पीस बोर्ड वाली बात तो अभी इतनी रेलेवेंट नहीं रही। पीस बोर्ड ठीक, डॉक्टर साहब माजरत मैं आपकी बात यहाँ पर काटूंगी, क्योंकि अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये मिली है कि ईरानी डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली शमखानी, अमरीकी हमले में ये ईरानी मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से, कि वो हलाक हो गए हैं। अली शमखानी यकीनी तौर पर ये बड़ा नुकसान है। पहले आयतुल्लाह खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनके कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल दागे गए अमेरिका इसराइल की जानिब से, और अभी ईरानी डिफेंस काउंसिल के ये सेक्रेटरी है अली शमखानी, इनका हलाक होना। देखिए, लीडरशिप का नुकसान तो वो एक सीरियस नुकसान है, क्योंकि जो लोग कमांड एंड कंट्रोल पोजीशन में हैं, अगर वो जाएंगे तो, लेकिन एक हायरार्की होती है उसके अंदर। ऑपरेशंस में तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन लीडरशिप की एक नेचर होती है। एक आदमी एक सिलसिला लेके चल रहा होता है, उसकी कंटिन्यूटी होती है, लेकिन कोई इमीडिएट ऐसा क्राइसिस नहीं इससे पैदा होगा ईरान के अंदर के अगर टॉप लीडरशिप को ये टारगेट करते हैं तो नीचे पूरी हायरार्की होगी, और दोज पीपल विल बी वेरी मच ट्रेन्ड टू हैंडल द सिचुएशन। तो बहरहाल एक लॉस तो है, लेकिन इससे ईरान की सलाहियत पे कोई सीरियस फर्क पड़ेगा मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ये लेकिन ये सिंबॉलिक चीजें हैं, सिंबॉलिक बातें हैं ये। इसमें एक और चीज आपके सामने मैं पेश कर दूं कि अभी जो इस वक्त सिचुएशन जैसे डेवलप हो रही है, हमें ये देखना होगा कि अभी ईरान रिस्पॉन्स कैसे करता है। अभी उन्होंने दुबई पोर्ट टारगेट नहीं किया, जो उन्होंने एक इशारा दिया था कि हम करेंगे। उनके स्टेट मीडिया पे आज से कुछ 4-5 दिन पहले ये बात हुई थी कि हमारा टारगेट दुबई पोर्ट होगा, क्योंकि दुबई पोर्ट पे हैवी इन्वेस्टमेंट है इजराइल की, ज्यूल कंपनीज की, और अमेरिका का ज़ाहिर उसके अंदर वहाँ बहुत इंटरेस्ट है। तो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये
ये अब कब होगा वी डोंट नो। जैसे भी वो अपना गेम प्लान बना रहे होंगे, वॉर का प्लान जैसे चल रहा है आगे, वो आगे जाके देखेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे पहले कर रहा था कि पहले राउंड में इन्होंने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को 6 को टारगेट किया है। अब वो ये वाटर टेस्टिंग भी होगी ना कि ये लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ कैसा इनकी कैसी सलाहियत मौजूद है यहाँ पे, और फिर इनको रिस्पॉन्स कैसा देते हैं, तो वो उन्होंने देख लिया। सो ये बिल्कुल एक थॉट आउट चीज होगी, कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा। इन्होंने सोच के रखा होगा कि ये हमारे पॉसिबल टारगेट्स होंगे, हमारा पॉसिबली नुकसान कितना होगा। इस दोनों साइड पे ये कैलकुलेशंस हो चुकी होंगी। मेरा ख्याल है आज रात जब गुजरेगी, सुबह होगी, तो आज रात में जो कार्रवाइयां होंगी दोनों तरफ से, कुछ ना कुछ समझ आएगा हमें कि आगे क्या हो रहा है। बट रशिया का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। चाइना सामने नहीं आएगा, रशिया पॉसिबली सामने आ जाएगा इस मामले में। सही सही उसामा काजी, बड़ी डेंजरस सिचुएशन। सामने आना होगा तो वाया रशिया सामने आएगा। ठीक ठीक। चाइना, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज। रशिया की अगर हम बात करते हैं, अगर रशिया भी खुल के सामने आता है तो चीज़ें खराबी की तरफ जाएंगी। और दूसरी ये जो एक बड़ा नुकसान है कि लीडरशिप को चुन चुन के, आप पहले आयतुल्लाह खामनाई और अभी ये अली शमखानी को हलाक ही कर देना, ईरान का क्या रिएक्ट होगा, क्या रिस्पॉन्ड होगा? उन्होंने माजी में भी दिखाया है कि वो रिटेलिएट करते हैं और हमेशा उन्होंने किया है। उस स्केल पर शायद नहीं जितना इसराइल और अमेरिका बमबारी करते हैं, लेकिन जितना उनके पास है वो ज़रूर उसका जवाब देते हैं। इसका मतलब एक ये भी है कि देखिए, पहले भी हमने ये देखा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के पास इंटेलिजेंस कितनी ज़बरदस्त है, ये हमें मानना पड़ेगा। और पहले भी उन्होंने किस तरह से इन लोगों को टारगेट किया था, इनके जो अहम तरीन लोग थे। और उसके बाद सोचा गया कि शायद अब कई लोगों को सजा दी गई है, नेटवर्क ख़त्म कर दिए गए हैं, और अब ये लोग शायद, जाहिर है पता था इस तरह के हालात हैं तो महफूज जगहों पर चल जाए, लेकिन उनका आप देख लीजिए फिर भी पीछा मौजूद है उनके अंदर, घर के अंदर। ये ईरान के लिए वाकई ये बड़ी सोचने की बात है कि इसके बावजूद कि इन्होंने कहा कि उनका जो भी इंटेलिजेंस नेटवर्क था उसको खत्म कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया, लोग पकड़े गए, वो अब भी काम कर रहा है। उनको बड़ा पता है कि कौन किस वक्त किधर है। अच्छा, मुझे उसामा काजी ये बताइए कि अभी जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और अमेरिका की एयरबेसिस को निशाना बनाया, और वो तमाम मुमालिक इनडायरेक्टली जद में तो आए जो कहीं ना कहीं पहले ईरान को सपोर्ट कर रहे थे कि ईरान के साथ ज्यादती हो रही है, अब कितना सख्त होगा? और क्या इस अगर दोबारा ईरान की जानिब से ऐसे ही एयरबेसिस को निशाना बनाए, क्या ईरान खत्ते में अकेला रह जाएगा? मुश्किल सिचुएशन पैदा हो जाएगी। जाहिर तो मुझे लगता है कि जाहिर है, लेकिन उन ममालिक की तरफ से भी प्रेशर होगा। आप नोट कीजिए कि पिछली दफा भी कतर की तरफ से भी प्रेशर था कि ये बराह रास्त हमारी जंग नहीं है। देखिए, जो अमेरिका के, इसराइल के अहदाफ हैं वो इन ममालिक के तो नहीं है ना ईरान से इनको कोई बराह रास्त खतरा कभी रहा है, ना ईरान को इनसे कोई खतरा रहा है। मसला तो इसराइल का है बेसिकली, अमेरिका का भी उस तरह से नहीं है। ईरान का इसराइल के साथ ज्यादा मसला है, और फिर इसराइली लॉबी ने ज्यादा इस पर काम किया और कहा कि जी आपको करना ही करना है। और फिर ट्रंप पहले जो कहते थे मैं जंगों में नहीं आता, लेकिन यही ममालिक आप नोट कर लीजिए कि किरदार भी अदा करेंगे जंग रोकने में। क्योंकि देखिए, एक तो ईरान एक तरह से दिहाइयों से जंग की सूरत हाल में है, राजस्थ तक जंग नहीं भी हो रही थी, प्रॉक्सीज हो रही हैं, इकोनॉमी आप देख लीजिए जिनके ऊपर पाबंदियां हैं, तो वो इतना कुछ खो चुके हैं पहले भी कि उनके पास खोने के लिए कम है। ठीक, उनकी रेजिलियंस पहले से ज्यादा हो चुकी है कि एक तो उनकी इकोनॉमी पहले कमजोर है, उससे और नीचे जाएगी। लेकिन ये जो ममालिक हैं जहां के लोगों ने कोई मिसाइल नहीं देखा इतने अरसे में, कोई इस तरह की जंग नहीं देखी, उनकी इकोनॉमी उस तरह से सफर नहीं की कभी भी, तो वहां तो एकदम से सब चीजें बैठ जाएंगी और वो बहुत ज्यादा तेजी से सफर करेंगे। इसराइल आप देख लीजिए, अच्छा जी उनकी इकोनॉमी फिर खड़ी हो जाएगी, मिसाइल तो वहां जा रहे हैं। अमेरिका का बराह रास्त वहां उनको कोई खतरा नहीं है। अमेरिका को तो आप देखिए ना, एक अलग ही बिल्कुल बड़े आजम ही अलग है, यही उसको फायदा है कि वो अपने कभी भी बॉर्डर पर जंग लेके नहीं आया, कभी नहीं लेकर आता, वो बाहर जाके लड़ता है। लेकिन इनके तो अंदर आ गई है, और ईरान कहेगा कि जी हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं, हम कहां जा सकते हैं। तो लिहाजा जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इनकी इन्वेस्टमेंट है, यूएई, सऊदी अरब, कतर, तकरीबन 2500 से 3000 अरब डॉलर की इनकी इन्वेस्टमेंट होनी है अमेरिका में, तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और यही मालिक मुझे लगता है कि कहीं जाकर कहेंगे जी इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, कि आपके टारगेट्स क्या हैं, आप बता दें इनमें से कौन से हैं जिनको अचीव किया जा सकता है या नहीं अचीवेबल। कोई एक आप सेट कर लें कि क्या आपने अचीव करना है, कितना जाके अचीव करना है, वरना हमारी इकोनॉमी इस वक्त सफर कर रही है। अब यूएई को इससे बहुत ज्यादा होता है कि वहां जनाब आप आ जाए तो बस कोई आपको किसी तरह का मसला नहीं होगा, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो उनकी तो सारी की सारी इस पर स्टेबिलिटी पर, और कोई क्राइम नहीं है, कोई खतरा नहीं किसी तरह का। अभी उन्होंने भी एक्टिव कर दिया है, लेकिन आप जितना मर्जी एक्टिव कर लें, खौफ होता है कि जी मिसाइल आ रहा है और ये वहां पहुंच ना जाए। तो उनकी इकोनॉमी, उनकी मिशत, उनका सारा जो भी निजाम है बहुत ज्यादा सफर करेगा, और ज्यादा प्रेशर वो ममालिक अब डालेंगे। अच्छा, मुझे उसामा गाजी ये बताइए कि जिस तरह ईरान की, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त इस सिचुएशन डेवलप हो गई है, मशरक़ पे कितना
असर पड़ता है, क्योंकि जो जंग है वो सारे का सारा बजट बहुत बड़ी मतलब मईशत पे जो है ये बोझ पड़ जाता है। कोई शक नहीं। अमेरिका जैसा मुल्क भी अगर आप देखें, अमेरिका जैसा मुल्क जी बिल्कुल, उनको भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये सारी जो मूवमेंट हुई है इसी में आप ये कह लें कि $300 मिलियन वो कहते हैं कि तकरीबन खर्चा आता है इतनी बड़ी मूवमेंट पर, और रोजाना की बुनियाद पर खर्चा हो रहा होता है। ये जो बहरी बेड़े हैं, इन पर जितने जहाज हैं, उनका समंदर में एक एक दिन ये बहुत ज्यादा इस पर खर्चा आता है। फिर जो आप इस असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप देखिए, और फिर ट्रंप तो सारा ये कहते हैं कि जी मैंने तो वॉर से निकलना है, अमेरिका की इकोनॉमी को बेहतर करना है, और जंगों की वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमने से निकलना भी जा रहे हैं। हाँ जी, और करते जा रहे हैं, क्योंकि इस्राएली लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। तमाम बड़े बिजनेसेस जो हैं वो इस्राएली लॉबी के पास है। और फिर इसके अलावा अगर आप देखें असलहे की इंडस्ट्री, पहला असला इस्तेमाल होगा तो फिर नया आएगा ना जी, पहले मिसाइल चलेंगे तो फिर नया असला आएगा। उस दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री असले की इंडस्ट्री कही जाती है। जब जंग कहीं ना कहीं हो रही होगी तभी फिर सामान चल रहा होता है, बिक रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। अभी रशिया और यूक्रेन की जंग में अगर आप देखें तो फिर यूरोप को एहसास हुआ कि हमने खुद भी बनाना है, वहां से अमेरिका की पावर और ज्यादा हुई कि जी देखें इनके पास तो असले, इनके पास तो फौज ही नहीं है, और वो फिर इकोनॉमी दोबारा वॉर की एक जनरेट हो रही होती है। तो इस वजह से खर्चा तो यकीन बहुत ज्यादा होगा। और अमेरिका ने इस तरह वेनेजुएला का आपने देखा कि किया है कि जी वहां पर हम जा गए और हम बस हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। तो वो एक उस तरह का अगर वो ईरान को समझ रहे हैं कि वो तो उठा के ले गए सदर को वहां से, वो नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अमेरिका, इस्राइल, स्पेशली अमेरिका की अगर हम बात करें, क्या चाहिए ईरान से? रजीम चेंज? अल्टीमेटली जब तक ये नहीं हो जाएगा, ये देखिए मेरा तज्जिया ये हो सकता है गलत भी हो, ये भी वक्त ही होगा, क्योंकि वही बात है कि ये नहीं होने वाला कि वो आप इनको डिसमेंटल कर देंगे, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, वही जिस तरह पहले भी किया था आप भी कर देंगे। और रजीम चेंज अल्लाह ना करे कि अगर हो जाती है तो क्या फिर वो, हाँ मुश्किल बहुत है ना, फिर वो वक्त ही होगा। अगर फर्ज कर लीजिए, क्योंकि उसका रिएक्शन आएगा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, ईरानी कौम उनको उस तरह कबूल ही नहीं करेगी, वरना इतनी मसाइल के बाद ही कुछ अंदर से निकल आता है, उन्होंने कोशिश कर लेगी। कितने परसेंट लोग होंगे जो कि कबूल कर लेंगे रजीम चेंज को, और कितने परसेंट जो है वो 10-20% अगर फर्ज कीजिए कुछ अर्से के लिए कर भी लेते हैं तो अंदर से रेजिस्टेंस आएगी। उस निजाम को आप कितना अरसा चला लेंगे? देखिए करने को तो जितना हामिद करजई का निज़ाम था उसको इतनी सपोर्ट मिली थी, इतना कुछ मिला था, और अगर आप देखें तो तालिबान के साथ कोई उनकी सारी कौम नहीं थी, इतना नहीं था, लेकिन मुसलसल लड़ लड़ के उस निज़ाम को हर तरह सपोर्ट मिली, लोग भी निस्बतन उनके साथ थे। तो मेरा ख्याल है उससे कम ही होंगे, जो अफगानिस्तान में सूरत हाल थी ना उससे बहुत कम होंगे, शायद 10-20% ज्यादा इसको भी लैंग्वेज सपोर्ट होगी, कुछ अर्सा वो निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हो ही नहीं सकता। अच्छा, मोस्टली जो एनालिस्ट सुबह से जिनसे मैं बात करती हूँ, हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार भी मौजूद रहे हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे हैं हमारे साथ, आप जैसे जो सीनियर एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी मोस्टली जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है वो यही आया है कि रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है, और अगर चेंज हो भी जाती है तो वो 10-20% अगर एक्सेप्टेबल हो भी जाएगी तो 70-80% जो है वहां से मुखालफत आएगी। अमेरिका को इस चीज की समझ नहीं आ रही, उसने अपना इंटरेस्ट देखना है, उनको क्या लगे यहाँ पर कत्लो गारत होती है, लोग मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, अभी तक तो मसला हल होगा, तो उसको किस तरह सपोर्ट कर लेंगे? देखिए वो कहेंगे कि जी देखिए आपकी इकोनॉमी से हमने हटा दी, सारी सैंक्शंस सारी खत्म कर दी हैं, आपकी इकोनॉमी जो इंप्रूव कर गई है, लेकिन वो लोग कहेंगे कि तुमने ही तो पाबंदियां लगाई थी, और वो किस वजह से आपने रजीम चेंज किया? कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं हटने को तैयार थे, जौहरी प्रोग्राम पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे, तो जो भी वो आएगा वो तो लगेगा कि पिट्ठू है अमेरिका का, ये उनके कहने पर चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कौम अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आप फिर उनको नहीं हरा सकते। कितना आप आज देख लीजिए फिलिस्तीनी क्या है, क्या आपने उनकी स्पिरिट को तोड़ दिया? लोग आपने उनकी जान आपने ले ली है, उनका जज्बा नहीं खत्म कर सके। आज तक आपको वो मसला दरपेश है कि इनको कहां ले जाएं, किधर ले जाएं, कुछ ना होने के बावजूद वो लोग खड़े हैं, डटे हुए हैं, और इसराइल वहां पर अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। तो इसलिए अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट देखना है। तो फिलहाल मुझे रजीम चेंज होता नजर आ रहा है, ये दहाइयों से मामला चल रहा है, शायद पता नहीं कब तक चले, जब तक कि उनके अपने लोग, ईरान के अपने लोग खुद से ये फैसला नहीं करेंगे कि हाँ जी हमें ये निजाम नहीं चाहिए, या खामेनेई है, या निजाम दूसरा हमें चाहिए, वो फिर फैसला कर लें। वो कौम अभी तक मुझे उस तरफ नजर नहीं आ रही, जब तक वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ ना कर लें तब तक मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पासदार इनकलाब को इधर उधर कर देंगे तो वही तालिबान जैसी सिचुएशन बन सकती है वहां पर, जिसको वो बिठाएंगे उनके खिलाफ अटैक शुरू हो जाएंगे। अमेरिका को उससे बराह रास्त फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन वो फिर चंद साल बाद अगर हाइपोथेटिकली हम बात करें तो वो तो ऐसे होगा, लेकिन मुझे ऐसा इसकी कोई अभी सिचुएशन ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही। और होगा यही कि ये कहेंगे कि जी हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी भी उनकी खत्म कर दी है, अब वो यहां तक नहीं बना सकते, जो मेन थे बस उनके हमने खत्म कर दिए स्टॉक पाइल, और फिर ये कि जी मिसाइल प्रोग्राम हमने और 2 साल पीछे धकेला था, अब हमने उनका 10 साल पीछे धकेल दिया है, ये कहकर मेरा ख्याल है कि फिर बातचीत शायद दोबारा शुरू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रेसिडेंट ट्रंप सारा साल पीस अवार्ड मांगते रहे हैं कि मुझे, वो पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने कहा कि हमें जो है वो, मुझे अमन का दाई हूँ, मैं पूरी दुनिया में अमन लाऊंगा,
ये एक जानिब आप अमन की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप खुद ही कभी आप वेनेजुएला में घुसे हुए होते हैं, कभी आप पहले अफगानिस्तान का था, अब किसी ज़माने में पाकिस्तान के साथ कभी हालात ख़राब कभी सही, यही चलता रहा, फिर आप इंडिया के अगेंस्ट हो गए, अब आपने ईरान पे चढ़ाई कर दी। क्या डिप्लोमेसी है अमेरिका की? इंडिया का आपने नाम लिया, स्पेशली ट्रम्प, सदर ट्रम्प की। ये भी ट्रम्प जो है ना वो एक बहुत ही पॉपुलैरिटी में के बस उस तरफ जाते हैं और उनके दावे और नारे चाहे वो मुतनाज़िर रहते हैं लेकिन पॉपुलैरिटी ले जाते हैं। नारे और दावे उनके और तरह से होते हैं, उस पर आप उस तरह एतबार नहीं कर सकते। और भारत की जो आपने बात की ना वो भी आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में, जो ही उनको इंटरेस्ट अपना फील होगा वो सिर्फ उनको एक तरह से बेइज्जत करना चाहते हैं मोदी को, और पाकिस्तान की तारीफ बार-बार करके, हाँ कि देखो, और इस तरह से। तो जैसे ही उनकी कोई डील आपने देखा अभी थोड़ी सी सेटल हुई है, साथ उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दी, तो आने वाले वक्त में भी वो ये करेंगे। तो अमेरिका ने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, उनकी नजर में जो है उसके लिए दुनिया में तबाही होती है, बर्बादी होती है, लोग मरते हैं, उनको कोई परवाह नहीं। वरना आप देख लीजिए हजारों लोग फिलिस्तीन में, बच्चे, औरतें, मर्द शहीद नहीं हो गए, शीरखार बच्चे अभी तो पैदा भी नहीं हुए थे, इस दुनिया में नहीं आए थे, उनको माओ समेत ही उन्होंने वहीं पर मार डाला। तो उनको इससे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए देखिए हर मुल्क को अपने दिफा की अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। कोई आकर आपको नहीं इस तरह से बचा रहा था आजकल की दुनिया में, बल्कि वो ममालिक जिनको साथ खड़े होना चाहिए, जिन पर आज ईरान को अटैक करना पड़ा, ईरान उनकी बेसिस पर अटैक करेगा, अमेरिका की बेसिस है, वो भी आपके साथ उस तरह नहीं आ सकते। तो इसमें यह भी सबक है कि अपने आप को हमेशा मजबूत रखें, अपनी मईशत को, अपने मुल्क को, अपने दिफा को। कितना जरूरी होता है कि कोई सोचे कि जब हम करेंगे तो फिर उसका जवाब भी आ सकता है, कुछ होगा। तो अब भी अगर कुछ होना है टेबल पर जाना है, इसलिए कि ईरान की रेजिस्टेंस किस तरह है। तो ईरान ने कैलकुलेटेड ये खेल खेला है, जिस तरह अभी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे डॉक्टर साहब भी, कि जो दीगर ममालिक हैं उनको जिस तरह से एंगेज किया ताकि अमेरिका पर इनका प्रेशर जाना है, उसका अपना कोई प्रेशर नहीं होना अपनी तरफ से उनका। और जहां तक आपने पीस की बात की, वो अब भी मांगेंगे, कहेंगे देखें मैंने ईरान की कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, जौहरी टेक्नोलॉजी खत्म कर दी है, मिसाइल की भी, वो खत्म हुई हो ना हो उनके नजर में पीछे जरूर जा सकती है, खत्म पूरी नहीं होगी। तो वो कहेंगे देखें जी मैंने ये सब कुछ हासिल कर लिया है, लिहाजा अब भी मैंने वो जंग खत्म कर दी। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये सदर ट्रम्प की जानिब से लास्ट टाइम जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब भी उन्होंने कहा कि जो हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, हमने जो उनकी जौहरी तनसीबात है, जो जौहरी हथियार हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, इसलिए अब हमने ये मामला स्टॉप कर दिया है। आज़म चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है। सर मामला कशीदगी की जानिब बढ़ रहा है। सदर ट्रम्प पहले भी अमेरिका की जानिब से ईरान पर चढ़ाई की गई और फिर आंसर यही आया कि हमने सब सफाया कर दिया है, जौहरी हथियार ख़त्म कर दिए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। एक बार फिर वही पॉइंट ऑफ व्यू कि इनके हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म करनी है, जौहरी हथियार ख़त्म करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये सोचा समझा मंसूबा है और ये बड़ी देर से ईरान को अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए और ईरान के अंदर बिलखसूस जो रजीम चेंज की आप बात कर रहे थे, रजीम चेंज की जाए। मकसद सिर्फ यहाँ पे इतना ही है कि वहाँ पे अपनी पसंद की इजराइल नवाज एक रजीम लेके आई जाए जो इस खिते के अंदर जो अमेरिका की ओबे करे अमेरिका को और उसके साथ साथ इसराइल को, क्योंकि इस खिते की बदलती हुई सूरत हाल से अमेरिका परेशान है। और इस वक्त चाइना और रशिया जो कि बड़ी दो ताकतें हैं वो देखें कि अमेरिका के सामने खड़ी हैं और इस खिते के अंदर वो अमेरिका का अभी तक उस तरह बस नहीं चल रहा है जिस तरह वो चलाना चाह रहा है। बिल्कुल। और अब तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश पैदा हो चुकी है कि एक दिन पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई शुरू होती है और उसी दिन आप देखें तो ट्रंप बयान देते हैं कि हम बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं और उसके बाद हमारी झड़प के बाद फ़ौरन अगले दिन ईरान जो है उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो लिहाजा ये सारा एक प्लान है और तमाम मुस्लिम ममालिक इस वक्त देखें आपस में उलझ चुके हैं, खुसूसन मशरक़ वुस्ता, वहाँ पे तमाम मुस्लिम ममालिक, क्योंकि उन तमाम ममालिक के अंदर अमेरिका ने अपने अड्डे बना रखे थे और ईरान बार बार कह रहा था कि हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम अमेरिका के अड्डों के ऊपर हमला करेंगे। और अब जब ईरान ने उनके अमेरिकी अड्डों के ऊपर हमला किया है तो उस पर आप देखें एक नया वबेला शुरू हो चुका है कि ईरान जो है वो उन ममालिक के अंदर उनकी सिविलियंस के ऊपर हमले कर रहा है, जबकि वो तस्वीर और वीडियो भी सामने आ रही हैं कि अमेरिकी जो अड्डे हैं उनको टारगेट किया गया। जी बिल्कुल। तो इसलिए अब तो खुदा न खासा मुझे ये ख़तरा पैदा हो रहा है कि मशरक़ वुस्ता की मसाजिद के अंदर सऊदी अरब समेत कहीं खुदा न खासा ये दुआएं ना हो रही हों कि इजराइल जीत जाए और ईरान हार जाए। ये आगे ख़तरात नज़र आ रहे हैं क्योंकि इजराइल ने और अमेरिका ने बिल्कुल सोच समझ कर मुसलमानों को आमने सामने खड़ा किया है और इस वक्त मुसलमानों के लिए तबाही नज़र आ रही है। अगर आज मुसलमान हुक्मरानों ने
होश के नाखून ना लिए और इन ममालिक ने अपनी सिमत दुरुस्त ना की तो मुसलमानों के लिए आगे आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक आज़म होगा। चौधरी साहब, बहुत ही आपने वो जो कहते हैं ना कि एक नब्ज़ पे हाथ रख दिया है उसामा गाजी साहब कि ये मुस्लिम ममालिक का, हम लोगों का इत्तेहाद क्यों नहीं है, हमारा कोई ऐसा ब्लॉक क्यों नहीं है। जैसा कि मगरिब में तो ब्लॉक बन जाते हैं, चाहे जितनी मर्जी मुखालफत है, लेकिन अपने कहीं ना कहीं कुछ मफादात ऐसे होते हैं कि इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा कोई ब्लॉक नहीं है, हम लोग इकट्ठे नहीं होते, हम लोग सब बटे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो मगरिब आंखें दिखा रहा है हमें। देखिए, एक दौर खिलाफत उस्मानिया का था जी, और उसके बाद से कभी भी मुस्लिम ममालिक उस तरह कभी एक इकट्ठे हमें नजर नहीं आए। बरतानवी राज रहा जाते हुए अगर आप देखें तो ऐसे इश्यूज छोड़ गए जानबूझकर, जिसमें लड़ाई रहे, जिसमें कोई भी मुल्क अपने मिसाइल से न निकल सके। मैं मिसाल देता हूँ, अगर पाकिस्तान की अगर आप देख लें तो अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंट लैंड का पाकिस्तान का देखिए हमेशा से है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया, इसमें किसका कसूर है? यहाँ कश्मीर का मसला वो छोड़ गए ताकि पाकिस्तान की तवज्जो हमेशा वहीं पर रहे, हम आगे बढ़ ही न सके। बिल्कुल इसी तरह से जितने भी ममालिक हैं उन सबको काटा गया, तोड़ा गया, उनको मिसाइल में रखा गया। फिर कहीं भी अवामी उमंगों के मुताबिक अक्सर जगहों पर हुकूमत नहीं आने दी गई। बिल्कुल। और जहां चाहे कोई सद्दाम हुसैन की सूरत में हो, चाहे मोहम्मद कद्दाफी की सूरत में हो या किसी और की सूरत में हो, जहां उनको लगता है कि वो उनके खिलाफ कहीं खड़ा हो रहा है, उनकी नहीं मान रहा। वही सद्दाम हुसैन जो ईरान के खिलाफ जब लड़ाई थी तो अमेरिका के साथ थे, अमेरिका को सबसे ज्यादा पसंद थे, लेकिन जो ही काम निकला वो ईरान इराक की जंग खत्म हुई, उसके बाद उसी इराक पर हमला हो जाता है जी, इनके पास वेपन्स और मास रिस्ट्रिक्शन है, जबकि वही केमिकल वेपन्स ईरान के खिलाफ यूज होती नहीं उस वक्त, और वो फिर बुरी बन गई। हमें इस तरह समझ तोड़ा क्यों गया नहीं आ रही कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब इनके मफादात होते हैं ये हमारे साथ हो जाते हैं, जब मफादात निकल जाते हैं ये किसी को भी आंखें दिखाते हैं। क्यों नहीं हम समझ रहे माजी के किस्सों से, तारीख से हमें क्यों नहीं समझ आ रही है? कि मफादात का मामला ये होता है कि जहां पर आपकी सारी रकम होती है ना, जहां से आपको सब कुछ आ रहा होता है, आपको मफाद उसके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट आ रही होती है। अब हमारे हुक्मरानों का अगर देखें, मुस्लिम मालिक के हुक्मरानों का, आप उनकी दोस्तियां देखें, आप उनके महल्लात को देखें, उनके दौलत को देखें, उनके बैंक बैलेंस को देखें, किस किस बैंक पे पड़े हुए हैं, किनके साथ उनकी दोस्तियां हैं, किनके साथ उनका उठना बैठना है। एप्स्टीन फाइल्स आई सामने, उसमें आप देख लीजिए किन किन ममालिक के लोग हैं, किस किस गलीज काम में वो सारे मुलव्वस हैं। तो ये जो हुक्मरानी में आप चले जाते हैं ना, तो कई दफा आपका राब्ता नीचे लोगों से कट जाता है और वो एक अलग आप समझिए कि एक मजहब किसी कैफियत बन जाती है। वो सब जो इस वक्त दुनिया की भी एक अशराफिया होगी ना, आलमी इस्टेब्लिशमेंट होगी, उनके आपस में ताल्लुकात और तरह से होते हैं, वो और तरह से देख रहे होते हैं, और तरह से सोच रहे होते हैं। अब वरना तो देख लीजिए ना, फलस्तीन में क्या हुआ है, कत्ले आम, और कितने लोग निकले यूरोप के अंदर, लाखों लोग, 10-10 लाख लोग निकले हैं, सड़कों पर निकले हैं। उन्होंने अपनी हुकूमतों से कहा, उन पर दबाव डाला। अभी भी अगर आप नोट करें तो बरतानिया जो हमेशा साथ रहा, सबसे बड़ा इत्तेहादी अगर कोई अमेरिका का है तो बरतानिया है। यूं समझ लें, जिस तरह आपको हर मामले में चीन और पाकिस्तान अहम मामलात में इकट्ठे नजर आते हैं, इसी तरह अमेरिका और बरतानिया हर सतह पर, जब अफगानिस्तान में आना था, उससे पहले इराक का आप देख लीजिए, जहां भी जाने, बरतानिया और अमेरिका हमेशा इकट्ठे होते थे। बरतानिया कह रहा है कि जी ये ईरान के खिलाफ जंग में हम तो शामिल नहीं है, ये वो कह रहे हैं पब्लिक प्रेशर की वजह से, वरना उनको बहुत से फायदे हो जाएंगे, वो पब्लिक प्रेशर उनका है। तो पब्लिक का प्रेशर और चीज है, उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है मुसलमानों में है। क्या आपके दिल दुखी नहीं है? क्या आजम चौधरी साहब या डॉक्टर साहब दुखी नहीं है फलस्तीन में क्या हो रहा है या ईरान में क्या हो रहा है? हम परेशान हैं, हम दुखी हैं ना, हम तो दुखी हैं। ये तो पाकिस्तान की गैरत और अहमियत है आज भी कि इतनी मजबूरियों के बावजूद, यकीन जाने यूए की इतनी मजबूरी नहीं होगी, या कतर की नहीं होगी, या दीगर खलीजी ममालिक की नहीं होगी, या और बहुत से ममालिक जो आज ईरान के साथ उस तरह नहीं खड़े, उनकी नहीं होगी। पाकिस्तान की ज्यादा मजबूरियां होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम खड़े हैं, हम डटे हुए हैं। और कोई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आपका ख्याल है कि उनको बड़ा कोई पसंद है? नहीं, ये तो अल्लाह का फजल करम हुआ कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने नवाजी। आप देखिए ईरान के लिए कितनी मुश्किलात है, वो उस तरफ नहीं जा पा रहे लाख कोशिशों के बावजूद, और वो कह रहे हैं कि हमारा कोई डिफेंस सिस्टम के लिए है ही नहीं, ये तो हम सिविल के लिए हैं, क्योंकि एटम बम बनाना ही हमारा, उसको भी वो नहीं मान रहे, वो नहीं बनाने दे रहे कि भाई जब हमने बना लिया किसी और को नहीं बनाने देना। तो ये जो OIC है, आप देख लीजिए आज तक कुछ नहीं कर सके, वरना 57 ममालिक हों और आप सोचिए इतनी बड़ी आबादी, 1.5 अरब से ज्यादा की आबादी हो मुसलमानों की, वो इनका ऐसा जबरदस्त फाइनेंशियल बायकॉट कर सकते हैं कि इसको हद नहीं। लेकिन क्या है, जिन प्रोडक्ट्स का, जिन कंपनीज का फाइनेंशियल बायकॉट करना है, हुक्मरानों के उसी में अगर शेयर होंगे, उन्हीं के साथ उठना बैठना होगा, तो कहां से वो बायकॉट करवाएंगे?
तो वरना ये मैं और कहता हूं और कुछ नहीं तो चले ये तो कर, और वो लोगों ने अपने तहत किया, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरह से अगर उनका डिप्लोमेटिक बायकॉट किया जाए, काश ये हो, हम तो कह रहे हैं उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने हैं, फलां करना है फलां करना है, तो ये जब इनका बायकॉट होगा, चले आप कहेंगे जी हमारे पास हथियार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ईरान के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? उसके खिलाफ भी आप कह रहे हैं जी ये हमारा डिफेंस सिस्टम है फलां है, उसके खिलाफ भी तो आप चल रहे हैं। तो जहां तक जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना खड़ा तो हो, लेकिन वही मसला है कि हर एक के अपने मफादात हैं, हमें तोड़ा गया है, हमें काटा गया है, हमें हिस्सों में बांट कर अपने मफादात के अलग करके, और इस लिहाज से हम आज तक इकट्ठे नहीं हो सके। वरना आप ये देखिए कि आज इस्राइल और अमेरिका इकट्ठे हैं नहीं।